नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। 3 कथन दिए गए हैं, हमें पहले तीनों कथन को पढ़ना है, फिर जाके बताना है इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। पहला है वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल किए जाते हैं। बिल्कुल सही कथन है साथियों। जो वेद त्रयी क्या है, तो प्रारंभ में देखिए, वर्तमान समय में अगर बात की जाए वेदों की संख्या की, तो आप सभी जानते होंगे कि वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। किंतु प्रारंभ में 3 ही वेद हुआ करते थे, जिन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। त्रयी यानी कि 3 होता है साथियों। तो इन वेद त्रयी में ऋग्वेद शामिल है, यजुर्वेद एवं सामवेद आते हैं। इस प्रकार से पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, वेद त्रयी में अथर्ववेद को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के तीनों वेद वेद त्रयी में शामिल हैं। आगे की छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, तो दूसरा वाला कथन भी बिल्कुल सही है। उपनिषद में भी जो सबसे पुराना उपनिषद है साथियों, सबसे प्राचीन है, वो है छांदोग्य उपनिषद और यह सामवेद का उपनिषद है। तीसरा है कि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये जो श्लोक है ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया, यह भी बिल्कुल सही है, आरण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो कौन कौन से कथन हमारे सही हैं? तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो सही कूट होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न है कि तेरापंथी किसका उपसंप्रदाय है? तो जो तेरापंथी है यह एक उपसंप्रदाय है। किसका है? श्वेतांबर का है। याद रखिएगा, श्वेतांबर जो है ये जैन धर्म का एक संप्रदाय है, और श्वेतांबर का भी संप्रदाय अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे तेरापंथी। तेरापंथी और स्थापना किसने किया था? स्वामी भिक्कन जी महाराज ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? तो तमिल साहित्य का बाइबिल किस ग्रंथ को कहते हैं साथियों? तो कुरल है। नाम याद रखिएगा, कुरल। कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ मानते हैं, या हम इसे बाइबिल भी कह सकते हैं। पंचम वेद भी इसे कहा जाता है। और इसकी रचना किसने किया था? तो तिरुवल्लुवर ने इसकी रचना की थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि निम्नलिखित में से किस समूह के शिलालेखों पर अरमाइकी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो तक्षशिला में है, सेरेकुना में है, लघमान अभिलेख में है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा खोजा गया है? तो साथियों, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसकी खोज विशप स्टर्लिंग द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 18 से 25 ईस्वी में इसको खोजा गया था। और अगर बात की जाए कि यह जो अभिलेख है तो कहाँ पे है, तो उड़ीसा के पुरी जिले में एक खंडगिरी पहाड़ी है, तो इसमें लिखित है साथियों, गुफा संख्या 14 में। और ये जो अभिलेख है बिना तिथि वाला अभिलेख है, और किससे संबंधित है? कलिंगराज खारवेल से संबंधित है साथियों। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विशप स्टर्लिंग। आगे है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं था? तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं था साथियों। कौन सा बंदरगाह है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ताम्रलिप्ति। कौन सा साथियों? ताम्रलिप्ति, जिसे इस समय तामलुक नाम से जानते हैं, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिमी तट पे तो स्थित नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल कहाँ पे है? पूर्वी तट में। जब आप भारत के मैप को देखेंगे साथियों, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ये जो क्षेत्र है। और ये कौन सा तट है? तो ये है पूर्वी तट। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ताम्रलिप्ति ये वो बंदरगाह था जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं था। भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो जो हूण थे, हूण सत्ता की स्थापना भारत में हुई थी, वो तोरमाड़ के नेतृत्व में हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हूण जो है मध्य एशिया की एक बहुत ही ज्यादा बर्बर क्रूर जाति थी साथियों, लड़ाकू प्रवृत्ति की थी। हूणों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और हूणों का दोबारा आक्रमण हुआ था तोरमाड़ के नेतृत्व में, और उसी के नेतृत्व में हूणों की सत्ता भारत में स्थापित हुई। तो तोरमाड़ नाम आपको याद रखना है।
निम्न कथनों पर विचार करके सही कथन का चुनाव करें। दो कथन दिया गया, हमें बताना है कौन सा इनमें से सही है। पहला है दिल्ली सल्तनत का सैन्य संगठन मंगोल पद्धति पर आधारित था, बिल्कुल सही है साथियों। जो दिल्ली सल्तनत था, जो सैन्य व्यवस्था थी, वो मंगोलों की पद्धति पर ही आधारित थी। सेना की सबसे छोटी इकाई सरखेल और सबसे बड़ी खान कहलाती थी, यह भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन बिल्कुल सही है। आगे की भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित की है। तो उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा पहली बार किसने घोषित किया? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। उर्दू के अगर विकास की बात की जाए तो सल्तनत युग में इसका विकास हुआ। उर्दू तुर्की भाषा के एक शब्द है साथियों, जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो था, ये बीजापुर का पहला शासक था। इसने क्या किया कि उर्दू को ही राजभाषा घोषित कर दिया। भक्ति संत शंकराचार्य ने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता पर किस नाम से भाष्य लिखा था? तो इन्होंने प्रस्थान त्रयी नाम से एक भाष्य लिखा था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे की किस भक्तिकालीन संत को वैश्वानरावतार अग्नि का अवतार कहा गया है? किसे कहा गया साथियों? तो वल्लभाचार्य को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। मुगल काल में उर्दू बेगी क्या था? तो जो मुगल काल में शाही नारी अंगरक्षिकाएं थी, इन्हें ही उर्दू बेगी कहा जाता था। मुगल काल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, फिर जाकर सही कथन के बारे में चुनाव करिए साथियों। कौन सा सही है ये हमें बताना है। पहला है कि शाही भोजनालय को मतबख कहा जाता था, जिसका प्रमुख अधिकारी मीर वकावल था, बिल्कुल सही है साथियों, पहला वाला सही है। दूसरा है कि मुगल काल में सिर्फ मुस्लिम राजा ही हरम रखते थे, ये जो कथन है दूसरा वाला, यह सही नहीं है। दूसरा वाला कथन हमारा बिल्कुल सही नहीं है साथियों, दूसरा वाला गलत है। किंतु पहला वाला जो हमारा कथन है यह ठीक कथन है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सही है। आगे है 1857 से पूर्व हुए विद्रोहों में से किन विद्रोहों ने ब्रिटिश साम्राज्य पर सर्वाधिक प्रभाव डाला था? कौन सा विद्रोह था? आइए देखते हैं। पहला है नागरिक विद्रोह। पहला कौन सा है साथियों? नागरिक विद्रोह है। और फिर है आदिवासी विद्रोह, फिर कृषक यानी किसान विद्रोह, फिर सैन्य विद्रोह। तो इन सभी प्रकार के विद्रोहों ने ब्रिटिश साम्राज्य पर सर्वाधिक प्रभाव डाला था। तो साथियों हम कह सकते हैं कि चारों जो विद्रोह दिए गए हैं, चारों ब्रिटिश साम्राज्य पर अपना प्रभाव डाले थे साथियों। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान बनाए गए आयोग और उनके उद्देश्य से संबंधित गलत युग्म की पहचान करें। तो दूसरा है फ्रेजर आयोग अकाल संबंधी, यही गलत है। क्यों गलत है साथियों? क्योंकि जो फ्रेजर आयोग है, लॉर्ड कर्जन के समय इस आयोग का गठन हुआ पुलिस सुधार के लिए। ये एक पुलिस आयोग था। ये कौन सा आयोग था? तो ये पुलिस संबंधी आयोग था, न कि अकाल संबंधी। इसी प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे की भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके बारे में हमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है कि इस अधिनियम के तहत संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है, पहला हमारा सही है। दूसरा वाला है कि केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, यह भी हमारा बिल्कुल सही है। इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया? केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। भारत के लिए लंदन में एक उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया है, यह वाला कथन भी बिल्कुल सही है। भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया था। तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है साथियों ऑप्शन नंबर बी, तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना दिया गया है, यही वाला गलत है। किस लिए गलत है? क्योंकि सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में इसकी रचना की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे गलत है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। दो कथन दिया गया है। पहला है कि ब्रिटिश नीतियों द्वारा आर्थिक मामलों ने राष्ट्रीय असंतोष को उग्र बनाया, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि व्यापार एवं रेल की प्रगति ने भारत को लाभ पहुंचाया, दूसरा कथन हमारा सत्य नहीं है साथियों। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक, जो पहला कथन है यही हमारा सही कथन है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन की असफलताओं के कारणों में से एक नहीं था? 1908 तक अधिकांश नेता गिरफ्तार होने के कारण आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। सही है। दूसरा है 1907 के सूरत विभाजन में आंदोलन को भारी आघात पहुंचा। तो ये दोनों जो है एक कारण नहीं था। ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलनकारियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। ये इसमें से पहला और दूसरा जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही कूट हो जाएगा। आगे कि किसे भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है? तो त्रिमूर्ति की जो संकल्पना है राष्ट्रवाद के रूप में, तो इसमें कौन कौन शामिल है साथियों? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। याद रखिएगा। तो लाल बाल पाल भी कहते हैं शॉर्ट रूप में। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों का नाम याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है। त्रिमूर्ति के रूप में इन्हें जाना जाता है। पूरे भारत में बंगाल विभाजन के विरुद्ध इन्होंने लोगों को आंदोलित किया था। आगे कि किस स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रीय वकील की उपाधि प्रदान की गई थी? तो राष्ट्रीय वकील CR दास को उपाधि मिली थी। चित्तरंजन दास, इन्हें जो है यह उपाधि मिली थी साथियों। आगे है कि कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है हमें। आइए देखते हैं। पहला है कि गांधी इरविन समझौता, तो कब हुआ था ये? तो 1931 की घटना है, 5 मार्च। पूरा डेट क्या है? 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। कराची में कांग्रेस का प्रस्ताव, ये 29 मार्च की घटना है, 29 मार्च। और 1931 की ही घटना ये भी है साथियों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो दिसंबर 1931 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1931 में। सांप्रदायिक निर्णय 1932, सांप्रदायिक पंचाट भी से कहते हैं, 1932 में हुआ था। इस प्रकार से इनमें सबसे पहले क्या है? गांधी इरविन समझौता है, फिर है कराची अधिवेशन है, फिर जाकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर सांप्रदायिक निर्णय। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं चारों बिल्कुल सही क्रम में व्यवस्थित है। बिल्कुल इसमें साथियों कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्यता थी? तो साथियों ये अनुशीलन समिति की सदस्यता इन्होंने ली थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के GS के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।